Hi guys, welcome back. My name is C. Shantu Mandari. Welcome you all to the particular subject which is called as company law. And you're watching a particular chapter which is chapter number 12. The name of the chapter is Overview of Corporate Reorganization and this is the part number 8. तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के 7 पार्ट्स हम आप कवर कर चुके हैं और आप देख चुके हैं तभी आप पार्ट 8 पे आए हैं शायद. सो अगर कोई बच्चा ये पूछे या सोचे कि सर ये पार्ट्स तो बनते ही जा रहे हैं, ये आखिरकार कितना बड़ा चैप्टर है, कब खत्म होगा ये? तो देखिए क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, समझने और समझाने वाली बातें जो हैं वो काफ़ी सारी हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा इसलिए भी हमें समय लगता है जो कि जेन्युइन लगना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल से हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं. अगर जो लिखा है बस मैं वही ट्रांसलेट करके आपको हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी यही करता रहूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा कंप्लीट. बट मैं वो नहीं करता, ये आप अब जान चुके हैं और उसी थॉट प्रोसेस पे आज हम जब पार्ट 8 की शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार याद करें कि लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी उनमें से कुछ बात जो थी वो इस तरफ पे इशारा करती थी कि मेजॉरिटी जो कहेगी वही बात मानी जाएगी, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, वो वाले कंसेप्ट के ऊपर बात करी थी. और बहुत ही फेमस केस लॉ, भले इंडिया का नहीं है वो बट फेमस केस लॉ है, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में उसके बारे में जाना जाता है. इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो काफ़ी इजीली वो केस लॉ मिल भी जाएगा. दैट इज फॉस वर्सेस हार्बर्टल, जो यही कहता है कि भाई हम मेजॉरिटी की बात मानेंगे. पर हमने लास्ट क्लास जब खत्म करी थी तो ये कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स हैं और भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट हैं अलग अलग केस पर लेके, जो ये कहते हैं कि ये जो केस है जहाँ पे ये डिसाइड कर लिया गया कि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस या मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी, ये 100% सही नहीं हो सकता एटलीस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. इसके बारे में मैं काफ़ी बात लास्ट क्लास में कर चुका हूँ कि हर कंट्री अपने आप में यूनिक है. सो आप एक कंट्री के जो लॉज हैं रेगुलेशंस हैं वो दूसरी कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं करा सकते. तो आज जो हम बात करेंगे वो हम ये समझेंगे कि फॉस वर्सेस हार्बर्टल के इंडियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्शंस क्या क्या हैं. फिर हम ये बात करेंगे कि कैसे और कब और क्यों माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात कोर्ट सुनेगा और डेफिनेटली उनको मदद करेगा उनकी सिचुएशन से बाहर आने के लिए. ये सब बातें आज हम करेंगे बट जैसे जैसे इस टॉपिक्स को कवर करेंगे आई सपोज हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन चीज़ों को लेके और बढ़ेगी. तो आज हम जहाँ से बात शुरू कर रहे हैं फॉस वर्सेस हार्बर्टल जो है वो बात हो चुकी है. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक व्हिच सेज एक्सेप्शन टू द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बर्टल. तो बाद में पढ़ेंगे एक्सेप्शन, पहले तो यही जान लें कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है. एक्सेप्शन आपने ये वर्ड शायद पहले सुना भी होगा बट अगर कोई कंफ्यूजन है या नहीं सुना है तो ऐसे मानिए कि एक ऐसी चीज़ जो कि रोज़ ना होती हो, हमेशा ना होती हो. तो जैसे आपको घूमने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कोई प्रोग्राम बनाया, अब वो आउटिंग का है चाहे मूवी के लिए है या कहीं और जाना चाहते हैं, आउट स्टेशन जाना चाहते हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स को बोला, आपको पता था कि वो मनाही करेंगे जनरली, उन्होंने मनाही कर दिया बट आपने फिर उनसे बात कही और उन्हें समझाया, विश्वास दिलाया कि जिन लोगों के साथ आप जा रहे हैं अच्छे लोग हैं वगैरह वगैरह, तो उन्होंने हाँ बोल दी. सो दैट वाज एन एक्सेप्शन कंडीशन. ये हर दिन नहीं होगा. अगर आप एक बार घूम के आ गए, आप कहें कि बहुत अच्छा लगा, अब एक बार फिर जाने का मन कर रहा है, फिर आपने पेरेंट्स से पूछा, मुझे नहीं लगता वो हर बात इस चीज़ को अग्री करेंगे. तो एक्सेप्शन इज समथिंग जो कि कभी कभार होगा, हमेशा नहीं होगा. तो यहाँ पे एक्सेप्शंस कुछ फॉस वर्सेस हार्बर्टल लॉ के दे रखे हैं, रूल के दे रखे हैं, क्योंकि फॉस वर्सेस हार्बर्टल जो है वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि मेजॉरिटी जो कहेगी वो सही है, मतलब मेजॉरिटी के आगे माइनॉरिटी को झुकना ही पड़ेगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑन व्हिच दिस फॉस वर्सेस हार्बर्टल जो रूल है एक्चुअली वर्क्स. बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. कहते हैं कि द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बर्टल is not absolute and subject to certain exception, common law and the provision of the Companies Act 2013. देखिए कॉमन लॉ की जब हम बात करते हैं सो कॉमन लॉ वो है जो कहीं लिखा नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया, कहीं पढ़ाया नहीं जाता. जैसे आप एग्जाम्पल समझिए इस बात का. ठीक है आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे और पढ़ेंगे तो आप लॉ के बारे में जानते हैं, बट आप देखिए कि एक ऐसा इंसान जो किसी गांव से आता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा, वो भी अगर एक ट्रेन में चढ़ता है, बस में चढ़ता है, तो उसको पता है ये बात, भले में ये लिखा है नहीं लिखा है, उसने ये लॉ पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट उसको ये बात तो पता है कि बिना टिकट के ट्रैवल वो नहीं कर सकता.
ये बात उसको पता ही होगी हमेशा की तरह। तो कॉमन लॉ है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉमन है, इसमें कहीं लॉ में लिखा हो या लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तब भी दिस इज कॉमन कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सो यू नीड टू हैव अ वैलिड टिकट और अ वैलिड पास, ये आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद कहा जा रहा है कि कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है जो 2013 यानी इंडियन लॉ के बारे में बात करी जा रही है। तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक हेडिंग आपको दिख भी रही होगी जहाँ पे लिखा है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। देखिए हम ये कह दे कि भाई मेजॉरिटी जो करेगी, जिस समय करेगी और जैसा चाहे वैसा करेगी वो हमेशा सही होगा, माइनॉरिटी का कोई राइट नहीं है उस चीज को अपोज करने का, तो ये सही नहीं लगेगा, है ना, ये बात सही नहीं होगी। क्योंकि हम ये बात आंख बंद करके कैसे मान सकते हैं कि मेजॉरिटी जो कर रही है वो सही होगा हमेशा। ये हो सकता है कि ज्यादातर केस में मेजॉरिटी अगर एग्री कर रही है तो वो बात सही हो, क्योंकि ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने बात रखी थी और बार बार बीच बीच में मैं कहता रहता हूँ ये चीज कि आप सबको सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि 100 में से 4-5 लोग हैं वो कहते नहीं हम नहीं मानेंगे, तो फिर हम नहीं मानेंगे। अभी 4-5 लोग जो हैं जो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, बाकी 100 में से 95% लोग मान गए, तो फिर अब क्या करें, 5 लोगों की बात सुने। और अगर इन 5 लोगों की आप बात सुनेंगे, ये एक केस है, ऐसे लाखों केस होंगे, और फिर अगर आप 5 की बात सुनेंगे तो 3 भी जाएंगे किसी केस में, 100 में से 97 एग्री कर रहे होंगे, 3 डिसएग्री कर रहे होंगे, तो वो भी जाएंगे आप उनकी बात सुने। तो फिर ऐसे कोर्ट किस किस की बात सुनेगा, ये बात हमने प्रीवियस क्लास में करी थी कि इसकी हमें एक लिमिट तय करनी होगी, क्योंकि लॉ कभी भी खुद, जिसको आप कहते हैं कि पार्शल नहीं हो सकता, पार्शियलिटी नहीं सिखाता, तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि कुछ लोगों की बात सुने और कुछ की ना सुने। इट हैज टू बी अ यूनिफॉर्म लॉ जहाँ पे सब बराबर हो सबके लिए। तो यहाँ पे वो पढ़ेंगे नीचे, तो जहाँ तक एक्सेप्शन की बात है वो कहते हैं कि जो कॉमन लॉ है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन वाइज कि क्या सही है क्या गलत है, आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता हर चीज पे। और जहाँ तक कंपनीज एक्ट 2013 की बात है, जो उसके प्रोविजंस हैं इन दी इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो अब हम नीचे पढ़ने वाले हैं कि 2 तरीके से ये देखा जाएगा कि जो मेजॉरिटी कर रही है क्या वो सही है, क्या मेजॉरिटी कर रही है जो माइनॉरिटी अपोज कर सकती है, और अगर कर सकती है माइनॉरिटी अपोज तो क्या ग्राउंड उसके पास होने चाहिए। सारी बातें जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर लिखी गई हैं। तो जनरली ये बात ठीक है कि मेजॉरिटी जो कहेगी वो होगा, बट ये कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि जो ये पक्का होना ही होना है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है मेजॉरिटी जो है वो आपस में मिली हो, करप्शन कर रही हो, और कोई सही है जो उस चीज के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है तो आप तो उसके बाद सुनेंगे ही नहीं, ये कहते हैं कि भाई ये तो माइनॉरिटी है छोड़ो, जबकि वो सही बोल रहा है तब भी उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए हम एक चीज के ऊपर नहीं चल सकते, ये सिचुएशन वाइज हमें डिसीजन कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को डिसीजन लेना होगा। आइए देखते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अब देखिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाता हूँ, फिर मैं पढ़ूंगा और फिर भी हम बात करेंगे। 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऊपर उसके साथ साथ ये भी लिखा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाना, है ना। ऑपरेशन अगर हम बात करें तो ऑपरेशन और कुछ नहीं है, ऑपरेशन एक ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में बोल के लेमैन लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में समझाऊं, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज तो किताबों में भरी हुई है, अगर वही पढ़ना होता तो आप यहाँ क्यों आते, यहाँ आप समझने के लिए आए। तो ऑपरेशन और कुछ नहीं है, बेसिकली एक ऐसा तरीका है जहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ये कहते हैं कि जो मेजॉरिटी कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि उसमें कंपनी का या पब्लिक इंटरेस्ट का या जो शेयर होल्डर्स है उनका नुकसान होगा। दैट इज ऑपरेशन। मतलब कुछ ऐसी एक चीज हो रही है, अब वो हम नीचे पढ़ेंगे अभी, जिसके हो जाने से जो कहीं ना कहीं कंपनी है उसका इंटरेस्ट इफेक्ट होगा। अब आप देखिए एक सिंपल सी बात समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप सुनते हैं कि बैंकों में घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया 10,000 करोड़ का, ठीक है, या और कुछ अमाउंट का, इतना हो जाता है। तो इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह रहा, मैं कम ही कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों रुपए का होता है। मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में भी, बैंकिंग फ्रॉड लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट है, इसमें डबल हो गया, देख सकते हैं आप जाके। तो जब आप ये बात किसी से सुनते हैं, जैसे आप मुझसे अभी बात सुन रहे हैं या आप कहीं पढ़ते हैं, तो आपको लगता है यार ठीक है चलो हो गया फ्रॉड, थोड़ा गुस्सा आया मन में लगा, या हमने सोचा नहीं सोचा, बट बहुत ज्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पैसा डायरेक्टली हमारी जेब से नहीं जा रहा है। मतलब हमें पता चला है फ्रॉड हुआ है, बट मैं कहता हूँ कि मेरा थोड़ा पैसा बैंक में पड़ा था, तो हो गया तो हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, शायद ऐसा हम सोचते हैं।
और जो ठीक है कि आपको नहीं फर्क पड़ रहा, बट ये आप सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं। अगर यही जो फ्रॉड हुआ है ये पैसा सही जगह इन्वेस्ट होता तो डेवलपमेंट होता या नहीं होता किसी भी इकोनॉमी का, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई भी हो। अब जब डेवलपमेंट होता तो फिर इकोनॉमी आगे बढ़ती, अब इकोनॉमी आगे बढ़ती, बिजनेस खुलते, बिजनेस से जॉब्स हैं, जॉब से ऑब्वियसली लाइवलीहुड है, जुड़ी हुई है ना चीजें। तो आपने ऑपरेशन में ये साबित करना है एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर कि कुछ ऐसा कंपनी में हुआ है जिसका इफेक्ट किसी एक बंदे पे नहीं है, पूरी कंपनी पे है। अगर मान लो कंपनी का जो पैसा है वो गलत जगह लगा दिया और नुकसान हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है, लॉस हो गया जानबूझ के, ये पता था, एक तो वो लॉस है जो बिजनेस में होते ही रहते हैं, तो उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ या तुम्हारी वजह से हुआ। दैट इज नेचुरल, क्योंकि बिजनेस तो उसी चीज का नाम है जो अनसर्टेनिटी से जुड़ा है। उसमें हर दिन हर एक घंटा या हर मिनट एक जैसा नहीं रहेगा, कभी बहुत अच्छा तो कभी उतना नहीं अच्छा। दिस इज समथिंग दैट गोज ऑन फॉरएवर, है ना। पर जहां हमें पता था कि यार ये मुझे नहीं करना, ये इलीगल काम है, वहां पे भी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो ऑब्वियसली नुकसान हो गया उसका। तो हम एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर कह सकते हैं कि देखिए ये चीज कंपनी ने गलत करी है, और हमने उस समय भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहेंगे, हमने उस समय भी आवाज उठाई थी, बट कंपनी के लोग नहीं माने। अब इस कॉन्टेक्स्ट को जो मैं बात अभी मैंने आपको कही, इसका इफेक्ट ये आया कंपनी पे कि अगर कंपनी ने जो पैसा गलत जगह इन्वेस्ट किया, अगर ना किया होता तो कंपनी इस पैसे से अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकती थी, कंपनी इस पैसे से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, कंपनी इस पैसे से अपने रिजर्व को स्ट्रॉन्ग कर सकती थी। उसको तो पता था ना ये गलत काम है। एक तो वो काम है जो मुझे नहीं पता, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो पता है और फिर भी वही काम करते हैं, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो ऑपरेशन यही चीज का नाम है जहां पे जानते हुए भी गलत काम जो है वो मेजॉरिटी कह रही है कि करो, और माइनॉरिटी कह रही है कि हम नहीं करने देना चाहते ये काम। तो माइनॉरिटी को अपनी बात जो है वो प्रूव करनी होगी। और जैसे कि मैंने कहा, जो भी हो रहा है यहाँ पे, जिसको माइनॉरिटी अपोज कर रही है, उसका इफेक्ट किसी एक पे नहीं आएगा, कंपनी पे आएगा पूरा इफेक्ट। और जैसे कि मैंने बताया, अगर कंपनी पे इफेक्ट आएगा, इसका मतलब ये है कि जो पैसा कंपनी ने गलत जगह इन्वेस्ट किया, तो कंपनी यही पैसा अपने बिजनेस में लगाती तो उसका बिजनेस बढ़ता या नहीं बढ़ता। और अगर बिजनेस बढ़ता तो चांसेस जो है इस बात के बढ़ जाते कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले। अगर मिल रहा था तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते कि ज्यादा मिले। ये सब हो सकता था ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऑपरेशन इस चीज का नाम है। जबकि मिसमैनेजमेंट और कुछ नहीं है, ये तो खैर इंग्लिश का भी एक ऐसा वर्ड है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है, मिसमैनेज करना। यानी बहुत बार आप सुनते हैं, कहते हैं या पढ़ते हैं इस बारे में कि लोगों ने अपनी पावर का मिसयूज किया। तो वही है मिसमैनेजमेंट की, जो डायरेक्टर्स थे जो वो काम कर सकते थे, उन्होंने उस पावर को यूज करके, बजाय इसके कि वो अच्छा काम करे, कंपनी के फेवर में काम करे, शेयर होल्डर्स के फेवर में काम करे, उन्होंने अपना हिस्सा या अपना जो फायदा है वो सबसे पहले देखा, और एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच अपनी पावर्स जो यूज करनी चाहिए थी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, वो पावर्स यूज करी अपने फायदे के लिए। सो दैट इज मिसमैनेजमेंट। आपने डायरेक्टर्स को कंपनी में क्यों बिठाया है? क्या इसलिए बिठाया है कि वो अपना फायदा देखें, या फिर इसलिए बिठाया है कि वो कंपनी को डे टू डे मैनेज करें? बट सबसे पहले ना वो अपना ना वो किसी और का, वो कंपनी का फायदा देखें। मुझे लगता है इसका आंसर सेकंड वाला है कि वो कंपनी का फायदा देखें, बट उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने अपना फायदा देखा। सो दिस इज मिसमैनेजमेंट। इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है। हो सकता है देखो मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जो शेयर होल्डर्स हैं, वो कहते हैं हाँ मिसमैनेजमेंट करो, क्योंकि सभी को हिस्सा मिलने वाला है, थोड़ा 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 डायरेक्टर्स खाएंगे, थोड़े और शेयर होल्डर्स खाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो गलत चीज है उसमें मेजॉरिटी मिल रही है तो वो सही हो जाएगी। जो गलत है, जो इलीगल है, अब कोई चीज अगर इलीगल है, भले आप कोई भी करे उसको, पीएम करे, सीएम करे, कोई भी करे, जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा। मतलब आप ये कहें कि मेरे पास सपोर्ट है, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, कहते हैं कि मेरे पास सपोर्ट है इतने सारे लोगों का कहीं भी कुछ गलत एक्टिविटी करने का, भले मेजॉरिटी का सपोर्ट है, बट कर तो इलीगल काम रहे ना वो। तो हमें ये देखना है कि सपोर्ट एक अलग चीज है, और ये देखना है कि जिस काम के लिए सपोर्ट मांगा जा रहा है वो लीगल है या इलीगल है। क्योंकि अगर सपोर्ट आपके पास है और जो काम आप कर रहे हैं वो इलीगल है, डेफिनेटली वो गलत चीज है। तो यही बात, अब जो मैंने चीज अब आपको यहाँ पे समझा दी पिछले 5 मिनट में, ये कहीं नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में एग्जाम्पल के जरिए समझाई है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो लॉ की लैंग्वेज है, उसको भी मैं समझाऊंगा, बट इस तरीके से उसके अंदर कोई इतनी इजी बात नहीं लिखी जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। आइए पढ़ते हैं, फिर भी और बात करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे।
तो कहते हैं the minority shareholders are empowered to bring action with a view to prevent the majority from operational mismanagement। इस एग्जांपल से आप जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे एक अकेला शेयर होल्डर है, दुबला पतला सा, थोड़ा सा जिम जाता होगा शायद, या आप देखेंगे इनके नाम के ऊपर लिखा है ऑपरेशन, और यहाँ पे ये रस्सी खींच रहे हैं। तो ये जो मतलब पिक्चर से कुछ चीज समझ में आ रही होगी कि ये बंदा पूरा जोर लगा रहा है अपनी तरफ से, जबकि जिसको ये खींचना चाह रहा है और अपनी तरफ लाना चाह रहा है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी जगह पे ही खड़ा है, जबकि ये देखो कहाँ की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ गिरता जा रहा है। सो ऑपरेशन जो है या जो माइनॉरिटी है उसको दिक्कत तो होगी ही होगी, क्योंकि उसको ज्यादा सवाल जवाब का आंसर देना पड़ेगा, मेजॉरिटी से लड़ना पड़ेगा, बट दैट डज नॉट मीन्स कि हम हार मान लें। इन बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी, बेनेट कॉलमैन पता है आपको क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो बेनेट कॉलमैन, ऊपर देख लेना न्यूज़पेपर में लिखा होगा बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का केस है। 47 कौन मतलब कंपनी केस बॉम्बे में डिसाइड हुआ था डिवीजन। अच्छा ये क्या होता है डिवीजन बेंच? देखो अगर एक जज जो ऑनरेबल जज है किसी भी कोर्ट में, चाहे वो जो सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ हाई कोर्ट लिखा है, बट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, अगर सिंगल जज डिसाइड करेगा तो आप उसको कहेंगे कि वो सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच है अगर एक जज डिसाइड करेगा। अगर दो डिसाइड करेंगे तो आप कहेंगे डिविजनल बेंच है। अगर दो से ज्यादा जज होंगे, यानी किसी भी केस में 3, 4, 5, 6 कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, 8, 10 जजेस बैठे हैं, तो फिर आप दो से ज्यादा अगर जज हैं तो आप कहेंगे कि ये फुल बेंच ने केस डिसाइड किया है। तो एक जज ने डिसाइड किया तो सिंगल बेंच है, दो ने डिसाइड किया तो डिविजनल है, दो से ज्यादा कितने भी हैं, कितने भी मतलब कितने भी, अब दो से ज्यादा का मतलब एटलीस्ट 3 तो होंगे, 2.5 तो हो नहीं सकते, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, मतलब डिविजनल के बाद, दो के बाद जितने भी जजेस बैठे तो वो फुल बेंच होगी। Held at section 397 and 398, 397 और 398 यही है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट जो अभी मैंने समझाया। Of the Companies Act 1956 are intended to avoid winding up of the company if possible and keep it going while at the same time relieving the minority from the act of operation and mismanagement or preventing its affair from being conducted in a manner prejudicial, prejudicial मतलब harmful, नुकसान to the public interest। देखो कुछ ऐसे समझो कि तरीके हैं, गलती सुधारने के तरीके हैं। अब जैसे बच्चे हैं, अब कोई भी है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, पेरेंट्स के लिए हम कितने बड़े हो जाएं बच्चे ही रहेंगे। अब मैं कितना भी कमा लूँ, कितना भी कुछ नाम अपना हासिल कर लूँ, अपने पेरेंट्स के आगे तो मैं उनके लिए एक बच्चा ही रहूँगा उनका हमेशा, और हमेशा उनसे सीखता ही रहूँगा, है ना। तो वही आपके साथ भी है। अब देखिए उसमें क्या है कि अगर किसी बच्चे से गलती हो जाए तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को समझाना चाहिए, मारना पीटना चाहिए, क्या करना चाहिए? जो आजकल का जमाना है वो तो ये कहता है भाई समझाओ और प्यार से समझाओ, बिकॉज वही रास्ता है। मार पिटाई वाला जमाना अब चला गया, अब तो प्यार से समझाने का जमाना है, बिकॉज वही चीज है जिससे कि सामने वाला मान सकता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपके सामने एक बात रखी थी कि ईगो हम सब में, मेरे में ये नहीं मैं कह रहा कि आप में है या किसी में, मैं कहता हूँ हम सब में, मैं कोई अलग मिट्टी का नहीं बना, हम सभी में ऑलमोस्ट हर तरह, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये है ही है ना। तो वो ये कहते हैं यहाँ पे, जो ये बात कह रहा हूँ इसी के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हुए कि अब जब गलती हो गई है तो आप क्या करें। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि भाई आप कहते हैं कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, बट आपने बहुत रिक्वेस्ट करी, अलाउ कर दिया। आपने बोला था मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ घूमने, जा रही हूँ, अब 3 दिन हो गए और आपने बोला था 2 दिन, अब आप आए हैं 4 दिन के बाद वापस, तो अगली बार वो क्या है, आपको नहीं जाने देंगे, है ना, आपको मना करेंगे वगैरह वगैरह, रीजंस बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार उनका विश्वास टूट गया उस चीज को लेकर। तो 2 ऑप्शन है उनके पास, या तो वो कहते हैं कि अब तुम कभी जाओगे ही नहीं कहीं आउटिंग पे, या ये है कि समझाएं कि भाई इस बार देखो तुमने गलती करी है, अगली बार मत करना, है ना, क्योंकि अगर अगली बार गलती करोगे तो फिर हमें मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ेगा कि तुम्हारी आउटिंग सारी बंद कर दें। अब ये चीज जो है यही यहाँ पे भी है। कोर्ट जो है इस केस में उसने ये कहा कि देखो अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने वो इस बात को सामने लेके आ रहा है, क्योंकि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इस बात को नहीं बताएंगे कि क्या गलत है और क्या नहीं, या कोर्ट उनकी बात नहीं सुनेगा, ये कहेगा कि भाई ये तो माइनॉरिटी है, छोड़ो जाने दो, तो आज नहीं तो कल फ्रॉड कब तक होता रहेगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, और वो जब खत्म होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि बेटर ये है कि अगर हो सके तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात सुने, और जहां पे भी गलतियां हमको रेक्टिफाई किया जाए
जिससे कि कंपनी कोई भी ऐसा काम ना करे, जो हो गया वो हो गया, उसको सही किया जाए, बट आगे ऐसा कंपनी कोई काम ना करे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ये जो वर्ड है पब्लिक इंटरेस्ट, भले अभी इस क्लास में मैंने पहली बार इसको यूज किया, बट प्रीवियस क्लास में इसका मतलब भी मैं बता चुका हूं, जहां पे आपको याद होगा मैंने कहा था कि इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी, जिसमें किसी एक दो का फायदा नहीं है। क्या आप ये समझते हैं, मतलब मैं आपसे अगर पूछूं, क्या आप ये समझते हैं कि जब कोई कंपनी में एक इंसान काम करता है, जैसे आपके फादर काम करते हैं, मदर काम करती है, कोई अंकल आंटी जो है, अगर आपके फादर मदर बिजनेस करते हैं, तो कोई अंकल आंटी जो भी है जिनको जानता है, अगर वो कोई नौकरी करते हैं, तो नौकरी से सिर्फ वही नहीं जुड़े, उनका पूरा परिवार उस पर डिपेंड है। तो वही चीज वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात बन जाती है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो रात में कंपनी को हम बंद कर दें, क्योंकि बंद करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और वो लोग भी इसके अंदर आ जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो जो कुछ लोग हैं उनकी सजा सबको तो मिलनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो यही रहे। तो रात में वाइंड अप करें, हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात सुन के कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, कोर्ट का ये कहना है, जिससे कि जो गुनहगार है उन्हें सजा मिल सके, जो उन्होंने कंपनी होने के नाते पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम किया है वो सही हम करें, कि रात दिन हम कंपनी को बंद कर दें, कहें कि इसमें तो सबकी गलती है, ऐसा नहीं हम कर सकते। मेजॉरिटी रूल वर्सेस माइनॉरिटी, अब देखिए कहने के लिए फॉर्स वर्सेस हार्बोटल में हम ये कह के थक गए बार बार समझा के कि मेजॉरिटी विंस। अब आप अपने सामने जो इमेज देख रहे हैं वहां पे आप देख लीजिए मेजॉरिटी किस तरफ है और माइनॉरिटी किस तरफ है, और जिस तरफ माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी की हालत देखिए, आराम से वो बंदा लेटा हुआ है, जबकि मेजॉरिटी में देखिए आप लोगों पे लोग हैं, बट फिर भी बैलेंस हुआ पड़ा है। टेक्निकली होना क्या चाहिए था कि अगर मेजॉरिटी विंस होती तो फिर ये चीज ज्यादा भारी होनी चाहिए थी, बट आप देखिए दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी के पास क्या है, ये कंपनी लॉ की बुक है, और कंपनी लॉ में मैंने अभी बताया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऐसे प्रोविजंस है, ऐसे सेक्शन है जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी राइट देते हैं कि भले उसके पास ज्यादा लोग नहीं है उस जैसे जो उसकी बात कहे, पर अगर वो सही तरीके से अपनी बात रखेगा तो कोर्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात भी ऐसे ही सुनेगा और ऐसे ही समझेगा जैसे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात सुन रहा है और समझ रहा है। वो कोर्ट होने के नाते पार्शियलिटी नहीं करेगा। अब जानते हैं अंधा कानून कहते हैं, वो देख नहीं सकता, तो वो पार्शियलिटी नहीं करेगा कि ये तो 4-10 लोग 15 लोग कह रहे हैं, इनकी बात छोड़ो, ज्यादा लोग की बात सुनेंगे, बात सबकी सुनेगा और आपकी बात में जेन्युइननेस है, आपकी बात में दम है। क्योंकि बहुत बार होता है, देखिए खुद ही आप आइडिया लगाइए कि जो ये इमेजेस होती हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती हैं और बहुत मेहनत लगती है इसको ढूंढने में, बनाने में, जैसे भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से। सो कहते हैं ऑपरेशन अंडर सेक्शन 397 जो बात हम करके आए हैं was defined as when the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicing the harmful to the public interest on a manner opposite to the member, while mismanagement was defined under section 398 conducting the affairs of the company in a manner prejudicial to the public interest or in a manner prejudicial मतलब harmful to the interest of the company or there has been material change in the management or control of the company। तो दो चीजों का मतलब इन्होंने लॉ के लैंग्वेज में आपके सामने रखा है, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन और कुछ नहीं है, कोई भी ऐसे फैसले जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बैंक्स का एग्जांपल दिया, अगर आपको याद हो, अभी बोला मैंने कि बैंक में घोटाला हुआ है 5000 करोड़ का, तो आप कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे यहाँ तो कोई बैंक में इतना पैसा पड़ा ही नहीं है, ही नहीं, या है तो उस बैंक में नहीं, और अगर है भी तो मेरा तो पैसा वही कमाई है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये बात सही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पैसे तो उतने ही हैं, पर आप ये क्यों नहीं सोचते, इस नजरिए से क्यों नहीं सोचते कि ये जो पैसे का घोटाला हुआ है, अगर यही पैसा इकोनॉमी में लगता तो फिर ये हमारी सोसाइटी, हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कितना फायदा होता है। मैंने बताया कि कंपनीज खुलती, फिर ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, फिर इससे जीडीपी और बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं, समझते हैं, जानकार हैं, ऐसा नहीं है कि जो सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट है उसे नहीं कुछ पता, वो बहुत चीजें जानता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि ऑपरेशन एक ऐसी चीज है जहाँ पे कुछ ऐसा गलत किया गया है जिससे कि एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लाखों लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक कभी भी 2 या 4 लोगों से नहीं बनती, लाखों लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हुए। अगर कुछ ऐसा काम है तो वो ऑपरेशन है। जहाँ तक मिसमैनेजमेंट की बात है, कहते हैं मिसमैनेजमेंट इससे एक स्टेप आगे है। मिसमैनेजमेंट में ये तो हुआ ही हुआ कि पब्लिक को नुकसान हुआ, पर साथ साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी इफेक्ट हुआ। याद है अभी मैंने बात बताई थी, कंपनी ने इलीगल जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए जो कि उसे पता था कि गलत है। याद रखें, मैंने ये नहीं कहा कि
अगर कंपनी ने कहीं पैसे इन्वेस्ट किया और उसको लॉस हो गया तो डायरेक्टर्स की गलती, मैं ऐसा कहीं भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बार बार अपनी बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ जिससे कि आप गलत ना निकालें। और तो मैंने एक बार भी गलत नहीं कहा इस क्लास के दौरान, पर और इसलिए वो क्योंकि मैंने कहा बिजनेस इज ऑल अबाउट प्लस एंड माइनस। दे कैन बी नो बिजनेस एट ऑल, जो लीगल बिजनेस एटलीस्ट उसमें तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्लस 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 हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ना माइनस होगा। मेहनत करेंगे तो दोनों ही साइड आपको मिलेगी। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अपनी फैमिली में ही देखा होगा, बिजनेस इज ऑल अबाउट दिस, ये तो आप हर दिन सुनते करते हैं अपने पेरेंट्स से बातचीत। तो वही चीज है कि कंपनी जो बचा सकती थी, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकती थी, वो अपॉर्चुनिटी कंपनी ने गवा दी। तो ये मिसमैनेज किया है कंपनी ने। या फिर जो कंपनी का मैनेजमेंट है, ऑब्वियसली विच इंक्लूड्स द डायरेक्टर, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर शेयर होल्डर्स नहीं आते, डायरेक्टर्स जो है उन्होंने, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले वर्ड यूज किया, अपनी पावर का मिसयूज किया है। अब ये बात एक्ट में लिखी है अलग अलग सेक्शन में 397, 398, ये तो अब आप सुन रहे हैं। मैंने कुछ देर पहले जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तभी देखो कितने सिंपल वर्ड्स पर एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। और यही चीज आपको लिखनी है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट है तो बैंक का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कंपनी की, या पब्लिक इंटरेस्ट है, दूसरा एग्जांपल पब्लिक इंटरेस्ट का वो वाला जो मैंने बताया, कंपनी ने इलीगल एक्टिविटीज में पैसे इन्वेस्ट किए। तो ये चीजें आप लिखे। मैं बार बार आपको इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चे आलस करेंगे, कहेंगे छोड़ो यार याद रहेगा, बड़ा इजी है ये तो याद रहेगा। बट मैं जानता हूँ कि मुश्किल हो जाएगा याद रखना, इसलिए लिख ले। और अभी लिखना ज्यादा अच्छा है, बाद में आपको लगेगा यार लिख लिया होता तो सही था। जैसे कि अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि प्रीवियस चैप्टर्स में लिख लिया होता तो अच्छा था। तो अभी लिख ले, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। अब तो 50% से ज्यादा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ठीक है आप लिख ले, है ना, जो हो गया हो गया। सो राइट टू अप्लाई टू द कंपनी लॉ बोर्ड in case of operation and mismanagement was provided under section 399 to the minority shareholders meeting 10% shareholding or 100 or 1/5 as the case may be। देखो यहाँ पे एक बात करी गई है, राइट टू अप्लाई टू द कंपनी लॉ बोर्ड। अब कहने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड आज की डेट में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो सवाल है कि ये क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हम बात समझ रहे हैं ये कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से है। अगर आज ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट का कोई भी केस है तो वो कहाँ जाएगा, वो एनसीएलटी जाएगा। एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो ऐसा नहीं है कि जो सीएलपी था वो बहुत कुछ अलग था एनसीएलटी से। ठीक है कि एनसीएलटी थोड़ा नए जमाने का है, लेटेस्ट है, ज्यादा पावर्स के साथ है, बट काम वही। आप देखो ना सीएलपी की क्या फुल फॉर्म है, कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ। तो नेशनल एनसीएलटी की क्या है, नेशनल कंपनी लॉ। तो दोनों मिलते जुलते एरियाज के ही हैं। बट जब कोई चीज देखो नई बनाई जाती है, जैसे गाड़ी का कोई नया मॉडल आता है तो पहले से अच्छा ही होता है। उसके अंदर चाहे 5% का फर्क हो, चाहे 10% का, चाहे 2% का, वो पहले से एडवांस होता है। क्योंकि जो चीज चल रही है वही थोड़े दोबारा से आएगी, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ ज्यादा अच्छा। तो वही एनसीएलटी जो है यहाँ पे बन के आया है सीएलपी की जगह। तो अब जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें कोई दिक्कत है, अभी हम पढ़ेंगे कि कितने परसेंट कम से कम होने चाहिए। माइनॉरिटी का मतलब आप इतना भी रिलैक्सेशन ना ले लें कि 100 में से एक बंदा बस चला गया कहने के लिए कि जी मुझे दिक्कत है तो एनसीईआरटी ने उसकी बात सुन ली। इतना भी नहीं है। यहाँ हम नीचे पढ़ेंगे अभी कि कितने मिनिमम 10% होने चाहिए या 100 लोग होने चाहिए, वो बात हम नीचे करेंगे। बट फिलहाल के लिए सीएलपी नहीं, आपको एनसीईआरटी जाना होगा एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अगर आपको कोई भी बात ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट से एनसीईआरटी के सामने रखनी है। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि एसेंस of the matter seems to be that the conduct complained of should be at lowest involved a visible departure from the standard of fair dealing of which every shareholder who entrusts his money to the company is entitled to rely। तो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को यहाँ कोई डेफिनेशन तो नहीं समझाई, वो तो बात ऊपर हो गई, पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है कि कैसे हम आइडिया लगाएं आखिर कि हाँ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ है या नहीं। तो ये जो 3 लाइन है उसमें ये समझाया गया है कि जब कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको लगे कि कंपनी अपने रेगुलर कोर्स से, रेगुलर काम करने के तरीके से हट के कुछ कर रही है, और जो कंपनी हट के कर रही है उसमें कहीं ज्यादा रिस्क है, और बहुत सारे लोगों से कंपनी ने पूछा ही नहीं कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा मिसमैनेज, डायरेक्टर से खुद ही फैसला ले लिया और उसके बाद लॉस हो गया, और लॉस का जो जिम्मेवार है वो शेयर होल्डर्स को ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स का ही तो पैसा लगा होता है। तो डायरेक्टर्स लॉस अगर हुआ
तो किसका लॉस है? शेयर होल्डर्स का लॉस है। प्रॉफिट हुआ तो कंपनी कहेगी भाई हमारा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि डिविडेंड देना जरूरी नहीं है। प्रॉफिट हो भी गया तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो आप क्या कर लेंगे एज शेयर होल्डर? ये तो बात आप सुन के आ चुके हैं, समझते भी हैं कि डिविडेंड एक ऐसा राइट नहीं है जो हर शेयर होल्डर क्लेम कर सके। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। समझ रहे हो मेरी बात? तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि कुछ भी ऐसा जो कंपनी काफी हट के करे, विजिबल, देखो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे सेकंड लाइन में, विजिबल डिपार्चर, आपको दिखे कि यार आज तक तो कंपनी ने कभी ऐसा नहीं किया, ये अलग कर रही है कंपनी। और फेयर डीलिंग मतलब जिस तरीके से कंपनी पूछती थी लोगों से, अपने शेयर होल्डर से कि ये करें ना करें, इस बार वैसा कुछ पूछा भी नहीं गया। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करा जा रहा है जो कि कंपनी आज से पहले नहीं करती थी। बहुत ज्यादा रिस्की ट्रांजैक्शन करी जा रही है जो कि कंपनी एक्सपीरियंस में नहीं है इतना इस एरिया को लेके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कहीं ना कहीं एक अंदेशा, या हिंदी में अंदेशा जबकि इंग्लिश में एक साइन आपको दे सकते हैं कि कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ हो रही है या हो चुकी है। ये उसके बारे में कहा गया है। केस लॉ है ये, वो भी देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा है तो समझते हैं क्या लिखा है। तो देखते हैं ये इस केस लॉ में क्या लिखा है। So it says an attempt to force new and more risky objects upon an unwilling minority may the circumstances oppose amounts to operation। तो अब हम ये समझ रहे हैं बेसिकली कि ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, उसको हम बुक्स के एग्जांपल्स के, मैंने तो एग्जांपल्स हमने दे दिए जो बड़े बेसिक थे। बेसिक इस सेंस में कंसेप्ट में उसमें कोई कमी नहीं थी, बट बेसिक इसलिए कि आप समझ पाएं। अब हम कोई एक ऐसा केस लॉ देख रहे हैं जो कोर्ट की तरफ से डिसाइड हुआ है, और इसके अंदर भी भले स्टोरी कोई भी बनी हो जो हम पढ़ेंगे, पर रिजल्ट वही निकलेगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तो पहली लाइन यही कहती है कि अटेम्प्ट किया गया है माइनॉरिटी के ऊपर कुछ ऐसा काम कराने का, या माइनॉरिटी को ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जो कि ज्यादा रिस्की है। This was held in Hindustan Cooperative Insurance Society All India Report 1961, कैलकाटा का केस है, 443 443 पेज नंबर पे लिखा है, wherein the life insurance business of the company was acquired in 1956 by Life Insurance Corporation of India on payment of compensation। तो जो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी है, ये इन्होंने अपना सारा बिजनेस जो है वो एलआईसी को बेच दिया है, और एलआईसी ने ऑब्वियसली इसके बदले जो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी इसको पैसे दिए होंगे। The directors who were majority voting power refused to distribute the amount among the shareholders. Rather, they passed a special resolution changing the objects of the company to utilize the compensation money for the new object। तो ये जो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी, इन्होंने अपना इंश्योरेंस का बिजनेस एलआईसी को बेच दिया। एलआईसी ने जो पैसा दिया इनको, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिजनेस बेचा तो एलआईसी ने कुछ कंसिडरेशन तो दिया होगा ना, समथिंग इन रिटर्न। तो कहते हैं जो एलआईसी ने पैसा हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी को दिया था, वो कहीं ना कहीं जो पैसे मिले हिंदुस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? जब यहाँ पे एग्जैक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं लिखा, बट मान के चलिए कि अगर हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी के अंदर 100 लोग थे और सभी के पास ऐसे मान के चलिए शेयर्स थे, तो यहाँ पे उनका कहना है कि जो मेजॉरिटी शेयर्स, ये जो है 100 शेयर्स में से मेजॉरिटी शेयर्स, लेट्स से 90% जो शेयर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास थे। किसी के पास 10, किसी के पास 20, किसी के पास 50। तो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव ने एलआईसी को अपना इंश्योरेंस का बिजनेस बेचा, एलआईसी ने उसके पैसे हिंदुस्तान कोऑपरेटिव को दिए। अब इससे पहले जो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव है वो ये पैसा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। जो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव के डायरेक्टर्स थे जिनके पास हिंदुस्तान कोऑपरेटिव के मेजॉरिटी शेयर्स थे, उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव जो कंपनी है उसके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है जो एमओए के अंदर मेंशन होते हैं कि कंपनी क्या काम करेगी, तो उन्होंने वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑब्जेक्ट जो थे कंपनी के वो चेंज कर दिए, और उसमें लिख दिया कि जो पैसा एलआईसी से हमें मिला है ये हम किसी को नहीं देंगे, ये हम किसी और बिजनेस में लगाएंगे। जबकि वो क्या था, वो पैसा किसको मिलना चाहिए था, शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए था। भाई ये तो ऊपर भी पढ़ के आए हैं, जरूर आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्सेस हाफ होटल के एक्सेप्शंस के बारे में इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बट इसके बारे में भी हमारी काफी बात हो चुकी है पहले कि जब एक कंपनी, याद है, एक्वायरर, एक्वायर्ड, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं अगर वो मर्जर से मना करते हैं तो उनके पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब आप ये थोड़े कर सकते हैं कि भाई मर्जर भी कर ले और उनके पैसे भी ना दें, तो आप नहीं कर सकते। तो खैर यहाँ पे पर यही हुआ कि जो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव के डायरेक्टर्स थे जिनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई
और क्योंकि आप तो ये बात मानते हैं और सुनते आ रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, तो उनके पास मेजॉरिटी शेयर्स है, उन्होंने डिसीजन पास कर दिया कि जो भी पैसा एलआईसी से हमें मिला है वो हम अलग अलग जगहों पे लगाएंगे जो कि ज्यादा रिस्की है। जो माइनॉरिटी थे उनसे ना पूछा ना बताया ये डिसीजन पास कर दिया। तो भाई माइनॉरिटी क्यों माने? माइनॉरिटी ने जो पैसे दिए थे, जो शेयर खरीदा था, वो तो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस का खरीदा था, और इसलिए क्योंकि ये कंपनी अच्छा काम कर रही थी। आज ये कंपनी अगर एलआईसी को बेच दी ज्यादा ही है तो पहली बात तो सभी से पूछना चाहिए था। और फिर जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी कहा भी, जो लोग नहीं मान रहे थे हिंदुस्तान कोऑपरेटिव को, उनके पैसे देने चाहिए थे जिससे कि वो शेयर होल्डर्स चले जाते। इन्होंने ना उनके पैसे दिए, जो पैसा आया एलआईसी से वो भी अपनी तौर से इन्वेस्ट कर दिया, माइनॉरिटी को कहीं जगह ही नहीं दी इस पूरी चीज के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर ये गलत हो। तो देखिए ये लिखा है, द डायरेक्टर्स who had the majority voting power refused to distribute the amount among the shareholders. Rather, they passed a special resolution changing the objects of the company to utilize the compensation for new objects. This was held to be operational. The court observed the majority exercised their authority wrongly. देखिए एक ही चीज को मैं क्या कोई भी कितने अलग अलग वर्ड्स में कहे, कंसेप्ट तो नहीं बदल सकता ना। ये बात मैंने पूरी समझा दी। अब इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो मेजॉरिटी ने किया है गलत है, और ये कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा गलत है, बट मैं तो आपको लॉजिक बता चुका हूँ कि मैंने अगर भाई आपने मुझे पैसे दिए कंपनी लॉ की क्लास के लिए, मैं आपने मुझसे बात करी, हमारे स्टाफ से बात करी, सर मुझे कंपनी लॉ की क्लास लेनी है, मैंने बोला हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा कंपनी लॉ की क्लास। आपने क्लास ले ली, पैसे दे दिए, आपको हमने क्लास दी, पता चला वो क्लास किसी और की थी, तो आप बोलेंगे ना कि सर हमने तो इसलिए पैसे दिए थे क्योंकि हमें आपसे पढ़ना था। ऐसा ही होगा ना। तो आपने फिर क्लास दे दी, इससे क्या, हमें तो आपसे पढ़ना ना, वो क्लास चाहिए, ये तो गलत है। तो यही चीज यहाँ पे, हमने जिस कंपनी के शेयर खरीदे वो कंपनी आगे किसी और को बेच दी, जो पैसा आया वो भी हमने नहीं दिया, जो पैसा हमारा बनता था वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर से बिना पूछे कहीं और लगा दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की एक तरीके से इंसाफ है, जस्टिस है। तो मेजॉरिटी एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी रॉन्गफुली इन manner burdensome, harsh and wrongful. They attempt to force the minority shareholders to invest their money in different kind of business against their will. The minority has invested their money in the life insurance business with all its safeguards, statutory protection, but they were being forced to invest where there would be no protection or safeguard. तो minority जो है obviously उसने तो जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ पैसा लगाया था लाइफ इंश्योरेंस हिंदुस्तान के अंदर। अब हिंदुस्तान वालों ने एलआईसी को बेच दी, माइनॉरिटी से पूछा नहीं, जो पैसा है वो उनको भी नहीं दिया। तो कोर्ट कहता है ये तो गलत है। ऐसे मतलब माइनॉरिटी की बात आप इग्नोर करेंगे इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी जो कह रही है वो सही होगा, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा जो मेजॉरिटी कहे वो सही हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आपने देख ही लिया यहाँ पे मेजॉरिटी तो इस बात का मिसयूज भी कर सकती है, इस बात का गलत फायदा भी उठा सकती है कि भाई हम तो मेजॉरिटी है तो हम जो चाहे करेंगे, लोग तो मानेंगे और यही कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो ये कहने में बात अलग है और जब प्रैक्टिकलिटी आएगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मेजॉरिटी ने किया है इस शील्ड के अंदर, हिंदी में कह दीजिए, इस इंग्लिश में कह दीजिए इस प्रोटेक्शन के अंदर, कि भाई हम जो करेंगे वो सही माना जाएगा, ये हमेशा कोई डिफॉल्ट रूल नहीं हो सकता। हमें सिचुएशन के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। कहते हैं कि माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट हाउएवर आर नॉट रिगार्डेड एज ऑपरेशन एज फार एज पॉसिबल shareholder should try to resolve the differences by mutual readjustment. Moreover, the court will not allow these special remedies to become vexatious source of vexatious मतलब regular, क्योंकि देखो क्या है ये पता है, मैंने इस चैप्टर में नहीं कहा बट इसके पहले इस सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बात मैं कहता आया हूँ कि कोर्ट नहीं इंटरेस्टेड है कि आप वहां पे आए, क्योंकि कोर्ट के पास कम नहीं है सर, मतलब कम नहीं है काम, ऑलरेडी बहुत सारा उनके पास केसेस पेंडिंग है। अगर वो एक एक केस छोटी छोटी बात सुनने लगेंगे तो आप बताइए कैसे काम होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं निकालना किसी ने कि कोर्ट पे हम ना ही जाएं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट कोर्ट का खुद ही कहना है कि आप अगर हो सके तो अपने आप ही सॉल्व करिए। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, किसी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, आप तीसरे बंदे के पास जाते हैं, चाहे वो कोर्ट है चाहे वो कोई और है, वो कोई रास्ता ही निकालेगा और जो वो रास्ता निकालेगा फिर वो आपको मानना पड़ेगा। अगर यही चीज आपने आपस में बात करके पहले सॉर्ट आउट कर ली होती तो कोर्ट में जो समय लगता है जिसपे 5-7 साल तो मिनिमम कहीं भी लग सकते हैं, पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, सब कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको कहते हैं आप, तो वो सब बच सकती थी आपकी। पर फिर वो बात वहीं पे आप फिर से आ गई जो मुझे पहले कहा कि सर ईगो है, कहाँ से एक इंसान दूसरे इंसान की बात मान ले। मैं ये नहीं कहता कि गलत चीज को भी आप एक्सेप्ट करिए, कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट पुलिस तो बने इसी काम के लिए, वहां जाइए,
बट एक फाइन लाइन ड्रॉ करिए और सोच लीजिए कि जो बात पे आप लड़ने जा रहे हैं कहीं आपकी ही तो गलती नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचें, बिकॉज इससे आप अपना समय, अपना टाइम और दूसरों का भी बचाएंगे टाइम। The legal representative of the deceased member whose name is still on the registers are entitled to file the petition under Section 397 and 398 of the Companies Act for relief against operational mismanagement, Worldwide Agency and another versus Margaret T. Dessers and others के अंदर भी डिसाइड हुआ है। देखिए जो मैंने अभी पढ़ा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड और उसके अंदर एक शेयर होल्डर था जिसका नाम है एक्स। अनफॉर्चुनेटली एक्स की डेथ हो गई है, तो एक्स के बिहाफ पे जो शेयर्स हैं वो उनकी वाइफ हैं जो वाई वो होल्ड कर रही है। तो कहते हैं कि जो वाई है, कहने के लिए वाई इज नॉट द शेयर होल्डर डायरेक्टली, वो एक्स के बिहाफ पे, क्योंकि अब एक्स नहीं रहे तो एक्स के बिहाफ पे वो अब शेयर होल्ड कर रही है। बट कहते हैं कि भले जो वाई है उन्होंने खुद एक शेयर्स दिए एक्स के बिहाफ पे, बट अगर वो भी ये देखती हैं कि ए लिमिटेड के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी अपनी आवाज जो है वो उठा सकती है। मतलब इसका कहने का इस बात का ये है कि ऐसा नहीं कि आपने शेयर खरीदा है तो आप ही आवाज उठाएंगे। अगर आपने शेयर खरीदा है पर अनफॉर्चुनेटली जिसने शेयर खरीदा था उसकी डेथ हो गई है, वो नहीं रहा, तो जो उसके बिहाफ पे शेयर होल्ड कर रहा है उसका फैमिली मेंबर व्हाटएवर इन द रिलेशनशिप और अदरवाइज, वो बंदा जो है वो कंपनी पे आवाज उठा सकता है अगर उसको कुछ लगता है कि गलत हो रहा है। क्योंकि शेयर होल्डर तो अभी भी है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक्स ने शेयर होल्ड किए हैं, वाई ने पैसा तो दिया हुआ है ना कंपनी को, शेयर तो होल्ड कर ही रहा है। वो एक्स नहीं कर रहा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस समय, तो उसके बिहाफ पे कोई और कर रहा है। It was held in case of Arjit Singh Ahuja versus Sapphire India, 2009 का केस है कंपनी लॉ का, that in case of operation a member has to be specifically plead 5 facts। तो अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते कहते हैं कि सर ऑपरेशन हो रहा है, गलत हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहा है, तो कहते हैं कि कोर्ट का कहना है कि 5 बातें आपको प्रूव करनी है। जो भी ये कहता है कि कंपनी में गलत हो रहा है उसको ये 5 बातें प्रूव करनी है। सबसे पहला, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ऑपरेशन, क्या गलत हो रहा है, किसने गलत किया है, हु कमिटेड, हाउ इट इज अपोज्ड, कैसे गलत है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा रूल है, कौन सा लॉ है जिसके अंदर ये गलत है, क्या ये कंपनी के निजी यानी इंटरनल अफेयर्स का मामला है, क्या ये ऐसा है लिखा है द कंपनी इज अ पार्टी टू द कमीशन ऑफ द एक्ट, कुछ ऐसा है कि क्या डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो ये काम कर रहे हैं, या जो दूसरी भाई कंपनी में 2 गुट हो सकते हैं, 2 पार्ट्स हो सकते हैं, एक उनका जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, एक उनका जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। तो लास्ट पॉइंट में ये है कि ये कौन कर रहा है, क्या कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व है, कंपनी के इन्वॉल्व होने का मतलब ये है क्या शेयर होल्डर जो मेजॉरिटी में है क्या उन्होंने इस चीज को पास किया है, या जो कंपनी के बिहाफ पे जो डे टू डे मैनेज करते हैं बेचारी डायरेक्टर्स उन्होंने पास किया है। तो क्या एक तरीके से गलत हुआ है, किसने किया है और कौन से एक्ट के हिसाब से गलत है, साथ साथ जैसे कि मैंने कहा क्या कंपनी यानी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी इस गलती में अपनी हामी भरी है, ये सब बातें आपको प्रूव करनी होंगी और उसके बाद ही कोर्ट जो है वो आपकी बात सुनेगा। याद रखिए कि जस्टिस के दरवाजे हम बंद नहीं कर सकते, पर फिर जस्टिस के दरवाजे या कोर्ट में ये सब करना इतना आसान भी नहीं कर सकते कि कोई भी आ जाए और बिना मतलब आ जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो हमें कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं तो जितना यूज नहीं होगा इस चीज का उससे कहीं ज्यादा मिसयूज हो सकता है। और फिर कोर्ट लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से काम करता है, और आप जानते हैं ये चीज मैं बार बार कहता आया हूँ कि लिमिटेड कोर्ट्स हैं, अनलिमिटेड केसेस हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस हिसाब से कोई ऐसी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है क्योंकि शायद कोई छपी नहीं है ऐसी रिपोर्ट, बट एक बार खुद भी सोचिए क्या जिस हिसाब से हर दिन केसेस बढ़ते हैं उसके हिसाब से नए कोर्ट्स बन रहे हैं, हो रहे हैं क्या ऐसे? आपने जब भी सुना हो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितने इंडिया में जाके देख लीजिए, नंबर ऑफ इयर्स के बाद बढ़ते हैं कोर्ट या वैकेंसीज और लोग जजेस बनते हैं, एक पूरा प्रोसेस है। जबकि केस हर मिनट हर सेकंड इंडिया में रजिस्टर होते जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इसलिए इतना भी इसको हम रिलैक्स नहीं कर सकते कि कोई भी आ जाए और वो कुछ भी कहे और कोर्ट का समय वेस्ट करे। उसके पास कोई ग्राउंड लॉजिक होना चाहिए। In Ramshankar Prasad versus Sindhu Iron Foundry Private Limited, Calcutta का case it was held that the petition under Section 397 would be maintainable if the opposition was of short duration and of a singular effect if its effect persisted indefinitely। तो देखिए
बहुत बार हम कहते हैं यार ये तो छोटी सी बात है, छोड़ो, इसमें क्या कंप्लेन करनी वगैरह वगैरह, बहुत बार ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक आ गया कि भले छोटी सी बात है बट अगर जो उसका इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है। छोटी सी बात है, छोटा सा इफेक्ट है, आज ही खत्म हो जाएगा, कभी इसके बारे में जिक्र नहीं होगा, फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो फिर उसको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। पर अगर भले छोटी सी बात है पर फ्यूचर में ये बड़ी हो जाएगी और डेफिनेटली दिक्कत लेके आएगी, तो कहते हैं भले ये छोटी सी बात है फिर भी आप कोर्ट आ सकते हैं। अब फिर ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे सामने जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं। जब सिचुएशन को हम डील करेंगे उस समय हमें ये कॉल लेनी पड़ती है एज अ ऑनरेबल जज, ये कॉल लेनी पड़ती है कि कौन सी चीज किस वर्ड्स के अंदर फॉल करती है। जैसे आप कहते हैं कि छोटी सी बात है, अब छोटी सी बात क्या हो सकती है, मतलब अगर इसके बारे में आप सोचें तो किसी के लिए कोई चीज बड़ी भी चीज होती है। कई लोग, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, कोई टेंशन नहीं ली उसने, उसने टेंशन ही नहीं ली, मतलब दिखाया ही नहीं, फील ही नहीं कराया कि मैं फेल हूँ, बड़ा अभी भी कॉन्फिडेंट है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है, उसके लिए छोटी सी बात है। कोई बच्चा कह रहा है कि मेरी 70 या मेरे डिस्टिंक्शन आनी चाहिए थी, एग्जामिशन आनी चाहिए थी, 60 से ज्यादा आने चाहिए थे, पास तो हो गया वो बच्चा, बट उसके ये 60 मार्क्स नहीं आए, 58 59 ऐसे आए, मतलब पास हो गया, बट ये मतलब जो डिस्टिंक्शन है या जिसको आप कहते हैं एग्जामिशन 60 मार्क्स में मिलती है वो नहीं आया, तो वो उदास है। तो आप देखिए ना कितना फर्क है कि एक बच्चा सब फेल होने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं है, दूसरा क्या है 2 मार्क्स कम आए, 60 पास हो गया है, पर 2 मार्क्स कम आ गए, 60 से नीचे रह गया, तो उसको बहुत दुख हो रहा है। तो ये सिचुएशन वाली चीज है जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, बट हमें being a law या being a person who actually is trying to study law, हमें ये समझना है कि इंटेंशन क्या है। बाकी तो फिर केस टू केस हमें अपने बेसिस पे उसका कॉल लेना पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं, बट हम समझें कि कंसेप्ट क्या है। इसलिए मेरा फोकस एग्जाम, अब मैंने एग्जाम्पल कहीं लिखा नहीं, बट क्यों दिया, जिससे कि आप समझें, कुछ भी मतलब ना निकालें, जितना मैंने कहा है वहीं तक उसको स्टॉप ब्रेक लगाएं, क्योंकि उसके आगे आप मतलब कुछ भी निकालेंगे तो मुझे नहीं पता कि वो आप सही सोच रहे हैं या नहीं, बट जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये डेफिनेटली सही है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, बट एग्जाम्पल्स की इसलिए कोई कमी मैं नहीं छोड़ता कि बच्चा फिर अपने आप सोचेगा, वो गलत भी सोच सकता है, वो सही भी सोच सकता है। तो इसलिए अपने आप ही बता दो सारी बात, जिससे कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करे, 10 लोगों के बीच में खड़ा हो तो खुद एग्जाम्पल देके चीजें समझाए और बच्चे उसकी बात सुने, जो कि आप करोगे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ बार बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कि कितने लोग, जो हम माइनॉरिटी को बार बार बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी कोर्ट जा सकती है, इन दिस केस एनसीएलटी, तो वो कितने लोग आखिरकार होंगे, मतलब मिनिमम कितने लोग चाहिए जो जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है माइनॉरिटी का मतलब आप इस हद तक भी ना निकालें कि 100 में से एक इंसान नाराज है तो वो कोर्ट चला जाए, वो तो नहीं हो सकता, दैट इज बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे बताया गया है कि एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, एनी मेंबर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ बताया गया है कि any member of the company may apply to the tribunal for the complaints that the affairs of the company are being conducted in a manner harmful to the public interest। prejudicial मतलब harmful, नुकसान, तो या तो पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है, या उस इंसान को खुद को नुकसान हो रहा है, या उस जैसे लोगों को नुकसान हो रहा है, या जो कंपनी है उसका इंटरेस्ट खराब हो रहा है, या फिर उसको जो कंपनी है उनको नुकसान हो रहा है। तो ये बात मैंने पहले ही समझाई कि जो कंपनी का पैसा है, मान लो वो आपने गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया, तो एज अ शेयर होल्डर्स के लिए तो कुछ नहीं गया, बट कंपनी की जो नेटवर्थ है, जो पैसा वो और जगह यूटिलाइज कर सकती थी, वो खत्म हो गया, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है कि मेंबर को भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा या कम मिलेगा जो ज्यादा मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे कही गई है कि ये चीजें तब सामने आएंगी, या ये चीजों को लेकर आप तभी कोर्ट जाएंगे जब इनमें से कुछ हुआ हो, चाहे आपको नुकसान हुआ हो, या आपको ऐसा लगता है जो माइनॉरिटी वाले हैं कि कंपनी को नुकसान हुआ है, या कुछ कंपनी ऐसा कर रही है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, या अगर मिसमैनेजमेंट की बात करें तो कुछ ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट में हुआ है जहाँ पे कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज किया है, कंपनी के शेयर स्ट्रक्चर में चेंज आया है, कंपनी के मेंबर्स बदले हैं, या कुछ और। अब आप खुद ही सोचिए ये कितना अलग होगा और कितना डिफरेंट होगा अगर कंपनी में 6 डायरेक्टर्स हैं और 6 के 6 हटा दिए जाए और उनकी जगह 6 के 6 नए डायरेक्टर्स हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हर दिन हो, मतलब ऐसा कब होता है, ये होता है कि एक दो हटा दिए, एक दो चले गए, 2 3 हो गए, बट 6 के 6 आपने 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो भी है, या इवन 3 ही है, कुछ भी है, मतलब पूरे के पूरे 100% चले गए, उनकी जगह एकदम नए लोग आए हैं,
जिनको शायद कुछ भी नहीं पता कंपनी के बारे में, क्योंकि वो एकदम बाहर से आए, वो इवन एम्प्लॉयज भी नहीं है कंपनी के। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन रेज करता है कि ऐसा क्यों हुआ आखिरकार, क्यों इतना बड़ा और इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन जो है वो कंपनी की तरफ से लिया गया। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी के शेयर्स जो थे वो देखा जा रहा है कि कोई एक पार्टी जो है वो कंपनी के शेयर्स लगातार खरीदती जा रही है, अपना जो शेयर होल्डिंग है वो कंपनी में बढ़ाने की कोशिश करती जा रही है, और कंपनी इस चीज पे कोई भी एक्शन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कर रही। मतलब कंपनी भी चाह रही है कि उसका शेयर कोई ले, इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर कंपनी का शेयर कोई खरीदता है, कल आप भी किसी कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदने लगे तो कोई गलत नहीं है। बट आपको मैं बता दूं कि अगर आप 2 या 3% से ज्यादा शेयर खरीद लेंगे किसी का, ये 2-3% सुनने में बहुत कम लगता है, बट मान लीजिए किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, 2% भी आपने खरीदा तो फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा इसके बारे में। मतलब 2% शेयर खरीदना एक तो लाखों करोड़ों रुपए की बात हो सकती है, बिकॉज डिपेंड करेगा शेयर का प्राइस क्या है, पर शेयर प्राइस क्या है, और उसके हिसाब से ये बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसा क्या है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम अलग अलग शेयर्स खरीदते हैं, थोड़े से अलग अलग कंपनीज के। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने किसी और कंपनी का कोई शेयर नहीं खरीदा, बट एक ही कंपनी के शेयर्स हम खरीदते जा रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या है? तो ये अगर कुछ हो रहा है तो ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। और लिखा है कि कुछ भी ऐसा इसके अलावा जो कि क्वेश्चन रेज करें। देखिए जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं इनमें से कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा कि अगर ये होगा तो ये गलत ही है, बस ये वो चीजें हैं जिन पे केस बनेगा और एनसीएलटी में सुनवाई शुरू हो सकती है। ये नहीं कहा जा रहा कि अगर किसी ने इल्जाम लगा दे कि कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो एनसीएलटी तुरंत कंपनी के खिलाफ ऑर्डर करते हैं, ऐसे थोड़े होता है। तो केस सुना जाएगा, बट केस को बनाने के लिए कुछ वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए कि अगर ये चीज है आपके पास, ये आपके केस में ये बात है तो आपकी बात आगे बढ़ेगी। तो ये वो बातें हैं जिससे कि केस कोर्ट तक पहुंच सकता है। अब पहुंचने के बाद हो सकता है पहली हियरिंग में जो कोर्ट का ऑनरेबल जज है उसको डिस्कार्ड कर दे, वॉइड कर दे, तो वो एक अलग बात है। बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बात जो है वो आगे बढ़ जाएगी। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तो कोई इंडिविजुअल जा सकता है शेयर होल्डर वगैरह, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर लगता है कि जो कंपनी का काम करने का तरीका है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ट्राइब्यूनल को एनसीएलटी को अप्रोच कर सकती है। ये कम ही होगा, ये तो पावर एक दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो प्रैक्टिकली और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करेगी। फिर वही बात है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी में करेगी तो बाकी वाले कहेंगे सर आपने हमारे में क्यों नहीं किया, आपने एक कंपनी की तरफ से तो आप कोर्ट चले गए और यहाँ पे इतना फ्रॉड हो रहा था तो आपने हमारी एक तरफ तो कुछ भी नहीं किया। तो ये पावर दे रखी है, बट इसका यूज बहुत बहुत कम होगा। The central government, if is of the opinion that the affairs of the company are being conducted in a manner harmful to the public interest, it may apply to the tribunal for an order. तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करूंगा। जो नंबर ऑफ मेंबर्स है जो मैं आपसे कह रहा था वो सामने आपके, बट नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम बातचीत करनी स्टार्ट करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। दिस वाज द पार्ट नंबर 8। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा की तरह कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे पूछिएगा, and I'll be more than happy to help you out. Till then, take care of yourself, do whatever you want to for CS Executive and CS Professional, all subjects, widest module coverage, only and only Shantanu and Tanya Mandari classes. Thank you so much.